सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पैराग्राफ पूछा जाता है, अपठित गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चंस आते हैं। ये स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो रहेगा सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों ने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में संस्कृत भाषा को लिया है, उनको पैराग्राफ हल करने का थोड़ा सा यहाँ पर हम गाइडेंस करने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करना है। आपके पास कोई भी अगर प्रीवियस ईयर की कोई बुक है जिसमें संस्कृत के पैराग्राफ दे रखे हैं तो प्लीज पेपर से पहले कम से कम 5 से 10 पैराग्राफ को हल करके जाइएगा। ऐसा लगता है आप लोगों को कि बस क्वेश्चन तो सामने लिखे होते हैं, हम कर लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहां पर सुविधा रहेगी करने में। आपको हैबिट पड़ जाएगी कि कौन से प्रश्न का आंसर किस लाइन में होता है, ये भी कुछ कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। तो प्लीज आपके पास जो कोई भी बुक है या ऑनलाइन अगर कोई मॉक टेस्ट है तो उस पर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कैसे आपको पैराग्राफ हल करना है। पैराग्राफ को हल करने के लिए आपको उसका अर्थ निकालना जरूरी नहीं है। सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आप अर्थ निकालने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका खराब होगा और परीक्षा हाल में समय बचाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रवेश पूर्वम इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, यानी प्रवेश कुर्वन् जो शब्द लिखा हुआ है इति पदस्य, ये जो पद है इससे संबंधित कौन सा यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है कौन सा वो शब्द है जो अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्राविशन, और जो शब्द ऑप्शन में दिए हैं वो प्रयोग नहीं किए गए हैं, प्राविशन प्रयोग किया गया। वैसे भी आप समझ पा रहे होंगे इसका समानार्थी शब्द है प्रवेश कुर्वन् का, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। सुप्त इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, यहाँ पे ग्रामर से प्रश्न पूछा गया है प्रत्यय। अब अगर ये हिंदी में होता तो आप बहुत जल्दी से कर लेते प्रत्यय उपसर्ग, बट यहाँ पे संस्कृत का उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 2, आंसर जाएगा यहाँ पे ता प्रत्यय के साथ। और अगर आपको प्रत्यय पे डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। जितना ज्यादा कमेंट और लाइक होगा जल्द से जल्द हम प्रत्यय का वीडियो अपलोड करेंगे। सुप्त जो है यहाँ पे प्रत्यय होगा ता प्रत्यय। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जिन शब्दों के अंत में तह आता है वहां पे ता प्रत्यय होता है। तह ये वाला, जैसे सुप्तः में तह लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा पठितः, हसितः, इस प्रकार के जो शब्द होंगे जिसमें अंत में तह आएगा, ध्यान रखिएगा ये रूल आपको हेल्प करेगा। वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय कब होगा, तुमुन प्रत्यय में लास्ट में आपको देखना पड़ेगा, लास्ट में तुम आएगा। लास्ट में शब्द के जिस शब्द के अंत में या जिस पद के अंत में लास्ट में तुम आता है वहां पे तुमुन प्रत्यय होगा। जैसे हसितुम, पठितुम, लिखितुम, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है त्वा प्रत्यय, ये कब होगा, तो जब शब्द के अंत में त्वा आए, ये वाला त्वा, तब वहां पे हो जाएगा त्वा प्रत्यय। अब जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं पठित्वा, हसित्वा, लिखित्वा, इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसमें त्वा प्रत्यय होगा। और जिसमें तह होगा जैसा कि हमने आपको बताया उसमें क्या होगा, ता प्रत्यय होगा। थोड़ा सा उच्चारण में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि अगर आप त्वा बोलेंगे तब भी वैसा ही है ता, तो ये आप समझ लीजिएगा। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमने आपको नहीं बताया ये वाला कब प्रयोग होता है, तो जब सार्थक शब्द लिखा हो और साथ में विसर्ग लगा हो। जैसे पाठः, सार्थक शब्द भी है और विसर्ग भी लगा है, तो यहाँ पे ये वाला प्रत्यय होगा घञ्। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्दे अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखति। समीप, अब समीप का समानार्थी आपको नहीं पता होगा क्या, समीप का मतलब क्या होता है, पास में, तो दूर तो हो नहीं जाएगा इसका आंसर, अति दूरे में नहीं होगा, एक ही होगा पास में। तो तीसरे प्रश्न का यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, पार्श्वे। अब यहाँ कहीं प्रयोग भी किया गया होगा, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं पार्श्व शब्द लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है पार्श्वे कम्बलानाम राशि। ठीक है, ऐसे आपको करना है, डरना नहीं है। चाणक्यः कुत्र शयनम करोति स्म, चाणक्यः कुत्र शयनम करोति स्म, मतलब चाणक्य कहाँ सोया करता था। तो देख लीजिएगा यहाँ पे चाणक्य के बारे में
कहीं ना कहीं बात कही गई होगी। ऑप्शन लिखा है पर्यडेका वृक्षा जले भूमो। देखिए ध्यान से देखिएगा, ते चाणक्य प्रबोधिवंत चौराह चाणक्य महोदय पार्श्वले कंबलानाम राशि शीतकालोऽपि वर्तते तथापि त्वं किमर्थम भूमौ शयनं करोति। बहुत ज्यादा शीतकाल का समय है, ठंड हो रही है, फिर आप भूमि पे ऐसे कैसे सोते हैं। तो कहाँ पे सो रहा है वो, भूमि पे। भूमौ, जल की कहीं बात नहीं कही गई, ना ही वृक्ष पे सोने की बात कही गई। यहाँ पे कहा जा रहा है भूमौ शयनम करोसि, अर्थात भूमि पर। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, दरिद्रभ्या इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेद मादत्त लिखत। अब दरिद्रभ्या की यहाँ पे विभक्ति पूछ रहा है। जैसे आपके राम के रूप चलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे दरिद्र के भी रूप चलेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे रूप चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दंत के रूप दिखाए जा रहे होंगे, दंता दंतो दंता दंतम दंतो दंतान दंतेन। तो यहाँ पे देखिएगा भ्या कहाँ पे लगा हुआ है, चतुर्थी में है भ्या और पंचमी में है। चतुर्थी और पंचमी में भ्या लगा हुआ है। इसी तरीके से दरिद्र के भी रूप चलेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, और ये दरिद्रेभ्या का प्रयोग कहाँ हुआ है, पहली लाइन में दरिद्रेभ्या। तो यहाँ पे या तो चतुर्थी होती है या तो पंचमी होती है। चतुर्थी दिया है ऑप्शन में, पंचमी तो दिया नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में दिए हों। दोनों अगर ऑप्शन में दिए होंगे तो तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और हाँ अब समय आपके पास कम है, ठीक है, तो अगर आप अब रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप धातु रूप, तो बहुत समय लगेगा। तो एक आध नंबर अगर मिल जाता है आसानी से तो ठीक है, वरना 30 में 30 की बजाय अगर 30 में 29 आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब लास्ट समय है, रूप याद करने का, समझने का टाइम कम है। फिर भी हम प्रयास करें कि चीजें आप तक कुछ आसान शब्दों में पहुंचाई जाएं। प्रश्न संख्या 6 है, सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित्वा लिखति। अब सायंकाल का विलोम पूछ रहा है। विलोम नहीं पता आपको, शाम का विलोम क्या होता है, सुबह होता है, सुबह शाम, शाम सुबह। तो प्रभात मतलब सुबह, अब रात्रि तो हो नहीं जाएगा, दोपहर भी नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, प्रभाते। यहां कहीं पैराग्राफ में भी प्रभाते शब्द का प्रयोग किया गया होगा, देख लीजिएगा, आप ढूंढिएगा, बताइएगा कहां पे किया गया है कमेंट करके, ठीक है। इतना तो आप कर ही लेंगे ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है, यहां पे लिखा हुआ प्रभाते, ठीक है। चाणक्याय कंबलाह केन दत्ता, मतलब चाणक्य को कंबल किसने दिया। प्रश्न संख्या 7, चाणक्याय कंबलाह केन दत्ता, चाणक्याय कंबलाह केन दत्ता। तो यहां पे देखिएगा इस वाली लाइन में, ये आपको देखना पड़ेगा, पूरा अर्थ मत निकालिए। अब ये तो ढूंढ लीजिए आप, कैसे ढूंढेंगे। कंबल देने की बात कहां पे कही जा रही है, चाणक्याः उक्तवान कंबल दरिद्रेभ्यः दानाय नृपेण दत्ता, मतलब नृप ने दिया, मतलब राजा ने दिया, नृपेण मतलब। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। कुछ तो आपको आसान लगेगा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, समीपे का मतलब तो आपको पता है कि पास होता है। चाणक्य कहाँ से होता है, तो शयनम करोति वाली लाइन ढूंढिए, इसमें कहाँ लिखा है शयनम करोति, यहाँ पे लिखा है, कहीं और लिखा है, तो मैच करिए, बस यही करना है आपको, ठीक है। समझ में आया, इसका अर्थ निकाले फिर विकल्प। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन कह रहा है सागरेषु इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम तच्चित्वा लिखत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जुलाई में पूछा गया पैराग्राफ है, आई थिंक 2019 में, और इसके बाद हम आपको 2014-2012 का भी इसी वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सागरेषु इति पदस्य पर्यायवाची, मतलब आपको सागर का पर्यायवाची बताना है। क्या आप बिना पैराग्राफ देखे नहीं बता पाएंगे क्या। अब कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि सर इतना आसान नहीं आता है, क्योंकि 2019 में ही पूछा गया है। सागर का पर्यायवाची बिना देखे आप बता सकते हैं कि समुद्र होगा, सिंह नहीं होगा, विहगेश नहीं होगा, अरणेश नहीं होगा। सिंह का मतलब जानते ही, अरण्य का मतलब जंगल होता है, और विहग का मतलब आई थिंक पक्षी होता है। तो यहाँ पे आपको बिना देखे ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, समुद्रेश होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अपमानः इति पदस्य विलोम शब्दा श्लोके प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखत। अपमान का विलोम बिना देखे नहीं बता पाएंगे क्या आप। क्या जलपान हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, नहीं ना, अपमान क्या हो जाएगा, सम्मान। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। याव जीव तृप्तिम कया भवति। अब देख लीजिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है, याव जीव। अब देखिए पैराग्राफ में याव जीव कहाँ लिखा है,
थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। याव जीव कहाँ लिखा है, तो दूसरी लाइन में लिखा है याव जीवम च विद्या। अब इससे संबंधित कौन कौन से शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं इस वाली लाइन में, और कौन कौन शब्द आपके यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। पेप्सी पानेन अन्नेन विद्या इच्छुर्षेन, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा अन्नेन क्षणिका तृप्तिम यावजीवम च विद्या, अर्थात इसका आंसर जाएगा अन्नेन, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान लग रहा होगा आपको, ऐसे ही पैराग्राफ आएगा, घबराइए नहीं, बस पेपर देखिएगा और चुटकियों में आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर इसका हम आपको अर्थ बताएं तो यावजीवन तृप्ति विद्या भवत, जिसका वर्णन पद्यांश में दिया गया है कि अन्नदातात परम दानम विद्या दान मतः परम, पहली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कीदृशम धनम कार्यकालम लाभप्रदम न भवति। देखिए अब यहाँ पे बात किसकी कही जा रही है, कीदृशम धनम कार्यकालम लाभप्रदम न भवति। अब देखिएगा यहाँ पे धन की बात कही जा रही है और लाभप्रद नहीं होता है, कुछ ऐसे आपसे कहना चाह रहा है कि किसके पास गया हुआ धन लाभप्रद नहीं होता है। पर हस्तगतम, निज हस्तगतम, मातु हस्तगतम, पितु हस्तगतम, मतलब दूसरे के हाथ में, अपने हाथ में, माता के हाथ में या फिर पिता के हाथ में। देखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान भाई, अपने हाथ में अगर धन है तो लाभप्रद होगा, माता के हाथ में होगा वो भी होगा, पिता के हाथ में वो भी होगा। दूसरे के हाथ में अगर धन जाता है तो वो लाभप्रद नहीं होता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर हस्तगतम। अब आप इसको अगर पैराग्राफ में ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिएगा, मानः केसाम धनम भवति, महताम छद्राणाम पशूनाम पक्षिणाम। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न आपके सामने, मानः केसाम धनः भवति। देखिए पैराग्राफ पे नजर डालिए, आपको मौका दे रहे हैं। यहां पे देखिए, उत्तमः मानमिच्छन्ति मानो ही महता धनम, अर्थात मानः महताम धनम भवति। आंसर क्या होगा यहाँ पे, पहला विकल्प होगा मानः महताम भवति। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिएगा एक और लाइन यहीं पे आपको मिल जाएगी, मानो ही महता धनम। ये लाइन लिखी हुई है ना, अधमा धन मिच्छन्ति धन मानव च मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महता धनम। पूछ क्या रहा है, मानाम केम धनम भवति, मानः केम धनम भवति। तो साफ साफ लिखा, मानः का यहाँ पे क्या हो गया, मानव ही महता धनम, अर्थात मानव ही महता धनम भवति। आंसर होगा पहला ऑप्शन। त्वा प्रत्यांत चित्वा लिखति, तो प्रत्यय से एक प्रश्न आता है, लगभग हर पैराग्राफ में पूछा गया है। इस पर हम बहुत ही जल्द आपको डिटेल वीडियो देने वाले हैं, वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे त्वा प्रत्यय पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 18 के लिए दृष्ट्वा। ठीक है, दृष्ट्वा, खत्वा, पीत्वा, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं। 2019 में पूछा गया पैराग्राफ आपने 5 मिनट में हल कर लिया है। कमेंट करके बताइएगा कितने सवाल आपके सही हुए। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं 2014 का पैराग्राफ। गुणान गुणगेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया। चलिए इसका आपको पढ़ना, अर्थ नहीं निकालना है, आपको इसमें भी क्वेश्चंस पे जाना है। दोषाम भवन्ति के निर्गुणा निर्गुणज्ञा गुणज्ञा या फिर गुणा, बताइए क्या होगा। दोषाम के, दोषाम भवन्ति के, अर्थात यहाँ पे पहली लाइन में क्या कहा जा रहा है, पहली लाइन में कहा जा रहा है गुणाम गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। कहने का मतलब ये है गुण गुणवान व्यक्ति को प्राप्त कर गुणी बन जाता है, परंतु निर्गुणी को अगर वही प्राप्त हो तो वो दोष बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर जाएगा वो होगा निर्गुणा। दोषा भवन्ति के, दोषा भवन्ति, भवन्ति दोषा के निर्गुणम, इसी लाइन में आंसर है। देखिए आपको मैच करना है शब्दों को, यहाँ पे दोषा है, यहाँ पे दोषा है, इसके पहले क्या है, निर्गुणम प्राप्त, अर्थात निर्गुणा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। गुणा का होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो आंसर पहला ऑप्शन जाएगा। अगला है मूर्खेभ्यम रत्नम अस्ति, मूर्खेभ्यः रत्नम अस्ति।
मूर्खेभ्यः। अब मूर्ख लिखा हुआ है तो हो सकता है डायरेक्ट पैराग्राफ में मूर्ख ना मिले, मूर्ख का कोई पर्यायवाची मिले। तो जब आप पूरा पैराग्राफ ध्यान से वीडियो रोक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा से शोभित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्थर की बात कही जा रही, पाषाण खंडेश, पाषाण मूढ़े के बाद क्या है, पाषाण खंडेश। तो यहाँ पे आंसर जाएगा पाषाणः रत्नम अस्ति। व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत, व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत। ठीक है, व्यवहार शब्द देखिए और न भवेत मतलब कब नहीं होता है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ व्यवहारे, ठीक है, यहाँ पे तो औदार्य देख करके आप औदार्य मत लगा दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पे नकारात्मक बनाया गया, ना भवेत। और यहाँ पे लिखा है ना कदाचन, ना कदाचन के पहले क्या है, कौटिल्यम न कदाचन। आंसर क्या जाएगा, कौटिल्यम न भवेत या कौटिल्यम न कदाचन। अगर यही सार्थक प्रश्न होता तो आप औदार्यम लगा देते क्योंकि औदार्यम सत्यता तथा लिखा हुआ है, सर्वदा व्यवहारे, इसका अर्थ भी हम आपको भी बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या जाएगा, न भवेत, कौटिल्यम न भवेत या कौटिल्यम न कदाचन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मधुरम जलम अपि अपेयम भवत यदा, मतलब मधुर जल पीने योग्य नहीं रह जाता, अपेयम मतलब जो पेय योग्य ना हो, कब, ऐसा कब प्राप्त होता है। निर्गुणम समुद्रम औदार्यम गुणज्ञम। तो यहाँ पे लिखा हुआ, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि नदियाँ जो है वो सुंदर जल देती हैं, स्वच्छ जल देती हैं, लेकिन जब ये समुद्र में मिल जाता है, समुद्र मासाद्य भवंत पेयः, जब ये समुद्र में मिल जाता है तो ये पीने योग्य नहीं रह जाता। अर्थात इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। श्लोके विधीयते इति क्रिया प्रयोगः अस्ति, श्लोके में एक शब्द प्रयोग किया गया है विधीयते। पूछा जा रहा है आपसे कि विधीयते क्रिया प्रयोग कौन सा यहाँ पे विधीयते में वाच्य का प्रयोग किया गया है, भाव, कर्तृ, कर्म पदम या फिर कर्तृ पदम अनुसृत्य। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, तो यहाँ पे आंसर जाएगा कर्तृ पदम, क्योंकि कहा क्या जा रहा है, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा से सुशोभित करते हैं। विधीयते मतलब शोभित करते हैं, तो ये क्या है, भाव निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला है सारल्यम इति पदे किम पद प्रयुक्त, मतलब सारल्य का यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। सारल्य का मतलब क्या होता है, सरल। अब सरल से संबंधित कौन सा यहाँ पे शब्द होगा, मृदु होगा, सत्य होगा, नदीम होगा या रिजुता होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा रिजुता। रिजु का मतलब होता है सरल। रिजु का आपने हिंदी में भी विलोम पढ़ा होगा, रिजु का वक्र होता है ना, रिजु मतलब सीधी रेखा ऐसे। तो यहाँ पे सारल्यम हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रिजुता मृदुत चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। एक और पैराग्राफ लिया है हमने, 2012 नवंबर में पूछा गया है, और ये वाला जो पैराग्राफ है 2014 सीटेट पेपर 2 यानी 6 to 8 में पूछा गया है। तो चलिए एक और पैराग्राफ यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है पुरुषस्य भूषणम किम, यानी पुरुष का भूषण आभूषण क्या होता है। कर्णभूषणम कान का भूषण, वाक अर्थात वाणी, अलंकरणम अर्थात अलंकार या फिर विलेपनम। तो पुरुष का भूषण क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन भी लिखी गई है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, सततम वाग भूषणम का मतलब ये है कि वाणी रूपी भूषण हमेशा, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार या हमेशा विद्यमान रहता है। तो पुरुष का आभूषण वाक क्या है, उसकी वाणी अर्थात वाक, यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। अगला सवाल है मनुष्यम किम न सज्जी करोति, मनुष्य किसको सज्जी करोति का मतलब क्या है, किसको सज्जा नहीं करता, किसकी सज्जा नहीं करता। विलेपनम, अलंकृत मूर्धजा, वाणी या फिर स्नानम। तो मनुष्य जो है वो दिए गए विकल्पों के हिसाब से वाणी को छोड़ करके अन्य सभी की सज्जा करता है। मनुष्य स्नान भी करता है, ठीक है, अलंकृत मतलब कहते हैं श्रृंगार भी करता है, और विलेपनम भी। तो यहाँ पे मनुष्य जो है वाणी की सज्जा नहीं करता, ऑप्शन होगा विकल्प सी। क्योंकि यहाँ ऊपर वाली लाइन में कही जा रही है कि स्नान की भी सज्जा, ना विलेपम, ना कुसुमम, ना अलंकृत मूर्धजा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ना स्नानम हटा दीजिए, ना विलेपम हटा दीजिए, ना अलंकृत मूर्धजा हटा दीजिए, एक ही ऑप्शन बच रहा है वाणी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नश्यत, क्वेश्चन है नश्यंत इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। नश्यंत का मतलब क्या होता है, नाश हो जाना। अब यहाँ पे नश्यंत से संबंधित कौन सा
अर्थ जो होगा वो पैराग्राफ में प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे लिखा है क्षीयन्ते खलभूषणानि। हमने इसका आपको अर्थ भी बताया था। क्षीयन्ते का मतलब क्या होता है? नाश हो जाना ना। क्षीयन्ते खलभूषणम अर्थात नष्ट हो जाना। क्षीयन्ते का मतलब भी नष्ट हो जाना होता है और नश्यन्ति का मतलब भी नष्ट हो जाना होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लिखिएगा, अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम। अब देखिए हारा जो शब्द है श्लोक में कहाँ पे प्रयोग किया गया। छोटा सा तो श्लोक है, ये 2012 में पेपर 1 में पूछा गया है। हारा न चंद्रोज्जला, आंसर आपके सामने। हारा न किसके बारे में कहा जा रहा है? चंद्रोज्जला के बारे में कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 ऑप्शन नंबर बी। अत्र श्लोके धारित किम क्रियापदस्य। अब धारिते देखिए कहां लिखा हुआ है, धारिते ये लिखा हुआ है। धारिते के पहले क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत पूछा जा रहा है क्रियापदस्य किम कर्तृपदम, तो ये संस्कृत हो जाएगा, संस्कृतम। यहां पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। धारिते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा? संस्कृति। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे अत्र श्लोके धारते इति क्रियापदस्य संस्कृतम कर्तृपदम। अगला सवाल देखिए संधि विच्छेद से। चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो चंद्रोज्ज्वला का क्या हो जाएगा 12वें प्रश्न का? चंद्र प्लस उज्ज्वला अर्थात चंद्रोज्ज्वला। दिए गए विकल्पों में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 12 का यहां पे डी सही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहां पर संस्कृत पेडागोजी का ट्रिकी वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी परीक्षा के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।